चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। इसमें हम जो है वो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि सीबीसी रिपोर्टिंग करके एक कॉन्सेप्ट है। सीबीसी जो कि कंट्री बाय कंट्री जिसे हम बोलते हैं, जो कि सेक्शन 286 में आता है। देखिए एक सेक्शन है 286 सीबीसी करके, इसे हम बोलते हैं कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। ठीक है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग ये होता क्या है, जैसे क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए जब कोई भी एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसने क्या किया अपने एसोसिएट के साथ जो है मिल के, ठीक है, एसोसिएट इंटरप्राइजेस के साथ मिल के या अपने किसी भी सब्सिडियरी, कोई भी एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो उसके साथ मिल के ये क्या करता है ना, प्रॉफिट शिफ्ट कर देता है। जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था कि वाई द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शुड बी एप्लीकेबल, क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग को लाया गया, तो सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे क्या करता था ए लिमिटेड अपने प्रॉफिट को जो है वो कम करने के लिए एसोसिएट इंटरप्राइजेस को अपना प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट कर देता था। इससे रिलेटेड एक टॉपिक भी पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं BEPS, यानी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब अपने प्रॉफिट को जो है वो अपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस को जो है ट्रांसफ़र कर देता था। तो आप बोलेंगे कि फिर ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी तो इसी चीज़ को रोकता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग इस चीज़ को रोकता है, बट ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कुछ लूप होल्स थे जिसका यूज़ करके जो है वो एसएससी ट्रांसफ़र प्राइसिंग की जो है वो ऐसी तैसी कर देता था। तो इसी लिए जो है इस कॉन्सेप्ट को लाया गया कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। ठीक, जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड जो है वो इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो इंडिया की जो अथॉरिटी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पास पावर था कि वो ए लिमिटेड से जो है ना, जैसे मान लीजिए इंडिया की अथॉरिटी है, उसके पास पावर था कि वो ए लिमिटेड से ही सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मँगा सकती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडियन अथॉरिटी के पास जो है, इंडियन टैक्स अथॉरिटी के पास इन्फॉर्मेशन जो है वो ए लिमिटेड की रहती थी। ये क्या करता था, प्रॉफिट शिफ्ट कर देता था। ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविज़न आया, कुछ हद तक उसने जो है वो रोका इस प्रैक्टिस को, बट फिर भी कुछ ऐसे लूप होल्स थे जो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविज़न नहीं रोक पा रहे थे उसे। तो इसलिए जो है क्या हुआ, अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। जैसे क्या होगा, अब एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो है ये अपने अथॉरिटी को, जो फॉरेन में कंपनी है, ये अपने टैक्स अथॉरिटी को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, और ये जो है ए लिमिटेड अपने टैक्स अथॉरिटी को जो है रिपोर्ट सबमिट करेगी। और ये दोनों अथॉरिटी, जो इंडिया की अथॉरिटी है और फॉरेन की अथॉरिटी है, ये दोनों आपस में जो एक इंफॉर्मेशन जो है, जो रिपोर्ट इससे लेगी वो जो इसे ट्रांसफ़र कर देगी, इससे एसोसिएट इंटरप्राइजेज से जो भी रिपोर्ट मिलेगा इसे ट्रांसफ़र कर देगा। ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, ज़रा देखिए। देखिए पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कि एग्जांपल से लेते हैं। जैसे क्या होता है ना, तो ये सारा जो एग्रीमेंट बनाया गया, जैसे ये सब एग्रीमेंट कैसे बनता है, जैसे जी ट्वेंटी सबमिट हुआ था ना, उसमें जी 20 में वो सिर्फ दावत पे थोड़े ना बुलाता है, ये इसी ऐसे ही मैटर को जो है डिस्कस करने के लिए जो है वो किया जाता है मीटिंग्स, जिसमें ऐसे ही मैटर जो है डिस्कस होते हैं। तो मान लीजिए एक एग्रीमेंट हुआ सारे कंट्रियों के बीच में, कि किस तरह से जो है इस प्रैक्टिस को रोका जाए। तो इसी को बोलते हैं हम कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। इसमें होता क्या है, इसमें जैसे कि कुछ एक्शन प्लान बनाए गए, टोटल जो है वो 15 एक्शन प्लान बनाए गए कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में, जो है वो टोटल टोटल जो है वो 15 एक्शन प्लान बनाएगा, ठीक है। जिसमें से एक्शन प्लान 13 था, ठीक है, जो एक्शन प्लान 13 था उसे जो है वो इंडिया फॉलो करती है। एक्शन प्लान जो 13 था, इस एक्शन प्लान में 3 लेवल के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, ठीक है। अगर देखें तो 3 लेवल के जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है लोकल फाइल, ठीक, लोकल फाइल, ये लोकल फाइल एक सेक्शन हम देखेंगे आगे 92D करके, जिसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। तो वो यही होता है लोकल फाइल में, जो हम एज़ पर 92D जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है उसे हम मेंटेन करते हैं। फिर ये हो गया पहला, आपके 3 लेवल के जो है वो मेंटेन करने होते हैं। एक होता है आपका मास्टर फाइल करके, एक होता है सीबीसी रिपोर्टिंग, ठीक, तीसरा होता है सीबीसी रिपोर्टिंग। तो ये तीनों जो 3 लेवल के जो है वो एक्शन प्लान होते हैं, ठीक है। तो अब मास्टर फाइल क्या होता है, फिर सीबीसी रिपोर्टिंग क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले मास्टर फाइल क्या होता है मैं बताता हूँ। जितने भी ग्रुप से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन है, किस किस कंट्री में जो है कंपनी की एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं और उनके और भी जो भी डिटेल्स हैं, उसके बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन होता है इसमें। मतलब ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं, वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज किस किस कंपनी में जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं। तो
ये जो मास्टर फाइल का डेटा होता है ना, ये मेंटेन करते हैं ये मेंटेन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट जो है एंटिटी के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के द्वारा। अब फिर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या होते हैं, हम अभी एग्जांपल से देखते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीसी रिपोर्टिंग में क्या होता है, ठीक है। सीबीसी रिपोर्टिंग में जितने भी प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जितने भी टैक्स, फिर एसेट्स के इंफॉर्मेशन, लाइबिलिटी के इंफॉर्मेशंस, और भी जितने एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस होते हैं सीबीसी रिपोर्टिंग में। अब कौन सीबीसी रिपोर्टिंग देता है, किस केस में देना चाहिए, फिर जो है मास्टर फाइल कौन देता है, किस केस में देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, सारी बातें देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मास्टर फाइल से। जैसे मैंने बताया कि ग्रुप से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होते हैं वो इसमें होते हैं मास्टर फाइल में। ये जो है मास्टर फाइल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी फाइल करती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या होता है, इस चीज़ को देखिए ज़रा। देखिए, जैसे कि एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए, जो आपने सुना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल करके कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो वो एक्चुअली जो कंपनी है ना, वो यूके की कंपनी है, जिसे हम बोलते हैं यूयूएल, जो कि यूके की कंपनी है यूयूएल। अब जैसे यही यही कंपनी का एसोसिएट इंटरप्राइजेज है इंडिया में, जिसे हम बोलते हैं एचयूएल, ठीक। सेम कंपनी अगर यही नेपाल में इसकी ब्रांचेज है, जिसे हम बोलते हैं एनयूएल, नेपाल यूनिलीवर, यूके यूनिलीवर, इंडिया हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ऐसे करके ये अपने कई सारे एसोसिएट खोले हुए। जैसे मान लीजिए इसने पाकिस्तान में अगर खोल दिया, तो इसे पीयूएल के नाम से जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेस बनाया है। अब क्या होते हैं, ये जो होता है ये पेरेंट कंपनी होता है। अब पेरेंट कंपनी क्या होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने एफआर में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि पेरेंट कंपनी क्या होता है। यही कंपनी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, जिसमें ये सारे एसोसिएट इंटरप्राइजेस के डिटेल्स, रेवेन्यू जो भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये होता है पेरेंट एंटिटी, ठीक है, पेरेंट एंटिटी। और बाकी अदर दैन जो पेरेंट एंटिटी हैं, इनको बोलते हैं ये जितने भी होते हैं इन्हें ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, ठीक। इसे ही बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। तो ये हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, ठीक। तो अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, तो हम ये भी पता चल गया हमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या होता है। तो इसे हम बोलेंगे पेरेंट एंटिटी। और बाकी अदर देन पेरेंट एंटिटी हैं, जितने भी कंट्री में उसके एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं, वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। तो अब मास्टर फाइल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को ही जो है वो सबमिट करना होता है अपने रिलेवेंट अथॉरिटी को, ठीक है। अपने जो रिलेवेंट अथॉरिटी होते हैं उनको मास्टर फाइल उसे ही जो है वो सबमिट करना होता है। कब तक करना होता है, किस केस में करना होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे एग्जांपल कोई कंटिन्यू करते हैं। इंडिया है तो एचयूएल जो क्या करेगा, एचयूएल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होने की वजह से ये मास्टर जो है मास्टर फाइल अब क्या होता है, मास्टर फाइल हमने आपको बताया जो कि ग्रुप से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो होते हैं। इसमें क्या होता है, एक फॉर्म, मास्टर फाइल में एक फॉर्म होता है 3CEAA करके, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और सेकेंड जो होता है वो पार्ट बी करके होता है, ठीक है। पार्ट ए जो है आपको मैंडेटरी होता है फाइल करना। कौन फाइल करेगा, अभी हमने बताया कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो है मास्टर फाइल, यहाँ पे हमने बताया था ना, मास्टर फाइल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी फाइल करता है, फर्निश करता है। तो अपने टैक्स अथॉरिटी को, जैसे मान लीजिए एचयूएल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसका पेरेंट एंटिटी तो यूयूएल है जो कि यूके में बेस्ड है, यूके में है। तो क्या करेंगे, इसके मास्टर फाइल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो मैंडेटरी फाइल किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के द्वारा, जो है वो अपने टैक्स अथॉरिटी को, ठीक है। अब पार्ट बी कब फाइल करते हैं, तब अगर पार्ट ए मैंडेटरी है तो पार्ट बी कब फाइल करते हैं। पार्ट बी जो है एक स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, उस केस में हमें पार्ट बी जो है वो फाइल करना होता है। वो स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, जैसे देखिए स्पेसिफाइड, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है मास्टर फाइल कब तक फाइल करना होता है, कब तक फाइल करना है। तो जो भी ड्यू डेट होता है ना रिटर्न ऑफ इनकम का, रिटर्न ऑफ इनकम का जो ड्यू डेट होगा, मतलब यहाँ पे एचयूएल जब भी रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट होगा उसका, तो उस डेट तक जो है वो मास्टर फाइल उसे टैक्स अथॉरिटी को जो है वो फाइल करना पड़ेगा एचयूएल को इंडिया में। ऐसे ही जो है नेपाल एनयूएल अपने नेपाल वाले टैक्स अथॉरिटी को फाइल करेगा। अब क्या होगा, मतलब उसके बाद देखिए कि जो है ये स्पेसिफाइड लिमिट पे हम बात कर रहे थे। स्पेसिफाइड लिमिट क्या होता है, अगर पेरेंट एंटिटी का
लिमिट जो है हम देखते हैं पेरेंट एंटिटी का, अगर पेरेंट एंटिटी का ना ग्रॉस जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, अब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू क्या होता है ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो जो है हमें पार्ट बी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी फाइल करेगा। अगर इस टर्नओवर से कम है पेरेंट्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, तो सिर्फ पार्ट ए जो है वो फाइल करना मैंडेटरी होता है, हर केस में फाइल करना ही होगा, चाहे जो है इस लिमिट को क्रॉस करे या ना करे। फिर ये पहला लिमिट हो गया। दूसरा लिमिट जो है, अगर एग्रीगेट जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक, एग्रीगेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का अगर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी हमें जो है वो फाइल करना होगा। ये था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एग्रीगेट लिमिट। अगर हमें कोई परचेज, सेल्स या ट्रांसफ़र करते हैं, कोई लीज़ के केस में या इनटेंजिबल एसेट्स के केस में, अगर ये 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन फुलफ़िल करता है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को फाइल करना होगा मास्टर फाइल। मास्टर फाइल का पार्ट ए तो हमेशा ही फाइल करेगा, बट पार्ट बी जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस कर जाता है तो उसे फाइल करना होगा। ठीक, कब फाइल करना होगा, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न मैंने बता ही दिया। तो ये था मास्टर फाइल से रिलेटेड, मतलब तीन, एक तो लोकल फाइल होता है जो 92 डे में हम देख लेंगे। मास्टर फाइल जो है वो ग्रुप से रिलेटेड जो भी था इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी फाइल करता है। अपने टैक्स अथॉरिटी को कब फाइल करना होता है, पार्ट ए कब, पार्ट बी कब, यह मैंने आपको बता दिया। अब सीबीसी रिपोर्टिंग क्या होता है, जैसे देखिए सीबीसी रिपोर्टिंग भी मैंने आपको बता दिया, उसमें डिटेल्ड जो है इन्फॉर्मेशंस होते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, फिर एम्प्लॉई कौन कौन से हैं, कितने एसोसिएट इंटरप्राइजेज, ये सारे डिटेल्ड होते हैं। अब कौन सीबीसी रिपोर्टिंग जो है वो कौन फाइल करता है, सीबीसी रिपोर्टिंग जो है ना वो पेरेंट कंपनी फाइल करती है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो यूयूएल जो है वो अपने यूके में अपने टैक्स अथॉरिटी को जो है वो फाइल करेगा सीबीसी रिपोर्टिंग। अब क्योंकि इन सारे कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट बन चुका है, तो ये क्या करेगा, सीबीसी रिपोर्टिंग जब यूके को मिल गया, ठीक है, तो इस सीबीसी रिपोर्टिंग जो है वो इंडिया वाले टैक्स अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देगा, नेपाल वाले को कर देगा, पाकिस्तान में कर देगा, ये सारे जो है अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देगा। और इस तरीके से क्या होगा कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे वो किसी भी कंट्री में किसी भी एसोसिएट इंटरप्राइजेस के द्वारा जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसको मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे, उस ट्रांजेक्शन्स को छिपा नहीं सकते हैं। वो ट्रांजेक्शन्स को अपने आप जो है वो रिवील्ड हो जाएगा जब सारा इन्फॉर्मेशन, सारे कंट्री की इन्फॉर्मेशन जो है सारे कंट्री के पास जाएगी। तो यहाँ पे जो है उस उसे अपना जो है प्राइस कम करना या फिर इनकम कम दिखाना, ऐसे कुछ भी जो भी प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाएगा एसएससी यहाँ पे, क्योंकि सारे एसोसिएट इंटरप्राइजेस की डिटेल है सारे कंट्री के पास चला जाएगा। तो इस केस में जो है वो हम ये आपको ये भी बता दिया मैंने कि सीबीसी रिपोर्टिंग जो है वो पेरेंट एंटिटी फाइल करता है अपने टैक्स अथॉरिटी को, और वहाँ से सारे कंट्री में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सीबीसी का ये पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब सीबीसी रिपोर्ट कब तक फाइल करनी होती है, देखिए अगर हम सीबीसी रिपोर्ट की बात करें तो सीबीसी रिपोर्ट जो है ना वो फाइल करना होता है विदिन 12 मंथ। 12 मंथ कहाँ से, एंड जो भी ये ईयर एंड होगा वहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है वो ईयर एंड हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर जो भी एंड होगा, अकाउंटिंग ईयर अगर यहाँ एंड हो रहा है तो यहाँ से जो है वो 12 मंथ के अंदर अंदर आपको सीबीसी रिपोर्ट जो है वो फाइल करना होगा। ठीक, यहाँ तक आप सीबीसी रिपोर्ट फाइल कर दोगे, किसे, जेडी को, जॉइंट डायरेक्टरेट को जो है वो फाइल करना होगा रिपोर्ट। अगर यहाँ पे रेवेन्यू आपका, इफ़ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6400 करोड़ रुपीज़ है तो ही, जैसे हमने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 500 करोड़ देखा था, ये मास्टर फाइल को फाइल करने के लिए पार्ट बी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के द्वारा फाइल किया जाता है। तो ऐसे ही कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है, अब हमें सीबीसी फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट तभी होगी जब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है 6400 करोड़ या उससे जो है वो ज़्यादा है। अगर विद इन लिमिट है तो फिर आपको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं ना उन पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि 6400 करोड़ रुपीज़ का जो है उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू होना चाहिए, तो ही जो है ये सीबीसी रिपोर्ट फाइल करना होगा पेरेंट्स एंटिटी के द्वारा। ठीक, तो
आप समझ ही गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक टाटा है जो इंडिया की कंपनी है। टाटा की अगर फॉरेन में एसोसिएट इंटरप्राइजेज है, ठीक है। टाटा की फॉरेन में टाटा की मान लीजिए यूएस में है, यूके में है, नेपाल में है टाटा की। तो टाटा इंडिया हो गया, इंडिया की पेरेंट्स कंपनी हो गई। जैसे मान लीजिए टाटा लिमिटेड है, ठीक है। टाटा इंडिया की कंपनी है, तो ये इंडिया के लिए जो पेरेंट्स हो गया, ठीक। अब ऐसे ही टाटा की मान लीजिए आप नेपाल में कोई ब्रांचेज है टाटा नेपाल करके, यूएस में है टाटा यूएस करके, ठीक। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हो गई, ठीक है। इस केस में अब इंडियन टैक्स अथॉरिटी को मास्टर फाइल सबमिट नहीं करेगा पेरेंट्स एंटिटी, क्योंकि मास्टर फाइल तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के द्वारा फाइल किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी तो नेपाल टाटा यूएस, ये दोनों हो गए। तो ये अपने रिलेवेंट अथॉरिटी को फाइल करेंगे। ये हम पहले ही देख रखे, एक और एग्जाम्पल ले रहे थे। बस अब इस केस में क्या करेगा, पेरेंट एंटिटी जो टाटा लिमिटेड है, ये जो है सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगा इंडियन टैक्स अथॉरिटी को। तो सीबीसी रिपोर्ट हमेशा पेरेंट्स फाइल करता है, पेरेंट एंटिटी, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो है वो मास्टर फाइल फाइल करते हैं। कब करते हैं, क्या क्या लिमिट है वो भी मैंने बता दिया। सीबीसी रिपोर्ट कब तक फाइल करना होता है वो भी बता दिया। काउंटिंग ईयर एंड होने से 12 मंथ के अंदर अंदर फाइल करना होता है। अगर उनका कंसोलिडेटेड टर्नओवर, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बोलिए 6400 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो फाइल करना होता है। 6400 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे जो है वो लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा है तो फाइल करना होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि 3 केस ऐसे हैं। सीबीसी रिपोर्ट मैंने बताया, सीबीसी रिपोर्ट जो है वो फाइल करता है पेरेंट्स एंटिटी, जैसे टाटा लिमिटेड के केस में, या फिर यूयूएल के केस में जो है वो यूयूएल जो है यूके टैक्स अथॉरिटी को फाइल करेगा सीबीसी रिपोर्ट, ठीक। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इंडिया में जो एचयूएल है ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को सीबीसी रिपोर्ट फाइल करना पड़ जाता है 3 केसेस में। तो वो कौन कौन से केस हैं, जैसे एक एग्जांपल में अगर हम एचयूएल की बात करें तो एचयूएल इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को वैसे तो मास्टर फाइल फाइल करना होता है, बट 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे उसे जो है, जैसे ये एचयूएल को, अब यूयूएल जो है वो पेरेंट एंटिटी है, एचयूएल जो है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, बट एचयूएल को जो है वो फाइल करना पड़ जाएगा सीबीसी रिपोर्ट 3 केस में। वैसे तो सीबीसी रिपोर्ट फाइल करना था यूयूएल को, बट 3 केसेस में जो है वो सीबीसी रिपोर्ट एचयूएल को फाइल करना पड़ जाएगा। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं देखिए। जैसे फर्स्ट केस की बात करें, अगर मान लीजिए यूयूएल सीबीसी का प्रोविज़न ही नहीं उसके पे अप्लाई होता है, मतलब उसने कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं रखा। G20 में यूके का जो ऋषि सुनक थे, मान लीजिए उनके बीच में और मोदी के बीच में जो है वो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग को लेके, तो उस केस में वहाँ पे प्रोविज़न अप्लाई ही नहीं होता, या फिर सीबीसी का प्रोविज़न अप्लाई ही नहीं होता। तो अगर यूयूएल पे जो है वो प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, प्रोविज़न नॉट अप्लाई, तो उस केस में जो है हमें सीबीसी रिपोर्ट जो है एचयूएल को फाइल करना पड़ेगा अपने रेलिवेंट टैक्स अथॉरिटी को। दूसरा केस देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट ही नहीं है, इन दोनों केस में कोई एग्रीमेंट, यहाँ पे प्रोविज़न अप्लाई ही नहीं होता था यूयूएल पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडिया और यूके के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक। अगर इंडिया और यूके के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे मानते हैं एक सेक्शन पढ़ेंगे हम आगे चल के, जो कि नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया एक सेक्शन है। उसमें हम देखेंगे कि कोई भी कंट्री एक मतलब नोटिफाइड एनजे जिसको डिक्लेयर कर देता है उसी कंट्री को करते हैं, जो कि कोई इंफॉर्मेशन कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं करता है वो दूसरे कंट्री के साथ, जिसे हम एनजे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ है जहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उस केस में एचयूएल को जो है वो फाइल करना होगा इंडियन टैक्स अथॉरिटी को सीबीसी रिपोर्ट, ठीक। तीसरा केस क्या है, टोटल 3 केस बोले थे। अगर ये दोनों हैं, मान लीजिए यूएल पे प्रोविज़न भी अप्लाई होते हैं लेकिन एग्रीमेंट भी है, फिर भी जो है ये दोनों चीज़ जो है है बट सिस्टमेटिक फेल्योर हो जा रहा है, सिस्टमेटिक फेल्योर आ जा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस केस में जो है वो एचयूएल फाइल करेगा सीबीसी रिपोर्ट अपने इंडियन टैक्स अथॉरिटी को। वैसे तो अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है एचयूएल, बट फिर भी फाइल कर रहा है सिर्फ इन्हीं 3 रीज़न की वजह से, नहीं तो वो सिर्फ मास्टर फाइल का पार्ट ए और पार्ट बी फाइल करेगा, उसी के लिए वो जो है वो बाइंड है। अब हमने इसमें सारा देख लिया कि मास्टर फाइल क्या होता है, सीबीसी क्या होता है, सीबीसी कब तक फाइल करना होता है, मास्टर फाइल कब तक फाइल करना होता है। लोकल फाइल तो हम 92D में ही देख लेंगे। तो 3 लेवल पे ये टोटल थे, इनके 3 लेवल थे एक्शन प्लान जो 13 इंडिया अडॉप्ट करता है। अब इसमें कुछ पेनाल्टीज़ है। अब जैसे मान लीजिए मास्टर फाइल अगर आप नहीं, जो मास्टर फाइल करना था, अगर मास्टर फाइल आप नहीं फाइल करते हैं तो आप पे पेनाल्टी लग जाएगा। मास्टर फाइल अगर नहीं फाइल करते हैं
तो मास्टर फाइल अगर मान लीजिए आपने नहीं फाइल किया टाइमली, तो 5 लाख रुपीज़ का जो है वो पेनाल्टी लग जाएगा आप पे। ठीक। और भी अगर आपने सीबीसी रिपोर्ट नहीं फाइल किया तो सीबीसी रिपोर्ट अगर नहीं फाइल किया तो इसमें कई सारी लिमिट है। देखिए, अगर सीबीसी रिपोर्ट जो बताया था ना कब तक फाइल नहीं किया, जैसे डेट बताया था ना मैंने सीबीसी रिपोर्ट का, मास्टर फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ के ड्यू डेट तक फाइल करना होता है। सीबीसी जो है अकाउंटिंग पीरियड एंड होने से 1 साल के अंदर अंदर जो है 12 मंथ के अंदर अंदर फाइल करना होता है। अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लिमिट वाली बात मैं बता चुका हूँ। इस डेट तक अगर नहीं फाइल किया तो सीबीसी के केस में, मास्टर फाइल के केस में 5 लाख रुपए तक आपको पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी। सीबीसी के केस में आपको जो है, जैसे मान लीजिए आपने 1 मंथ तक डिले कर दिया, ठीक है, 1 मंथ तक डिले कर दिया, यहाँ तक डिले कर दिया, तो आपको 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो है वो फाइन लगेगा। मतलब 30 डे, 1 मंथ तक 5,000 रुपये हर दिन के हिसाब से आप देंगे। अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, सपोज डैट 1 मंथ से बियॉन्ड बियॉन्ड 1 मंथ, मतलब इसकी बात कर रहा है, अगर इधर की बात है तो बियॉन्ड 1 मंथ जो है ना वो हर दिन जब तक फाइल नहीं करेंगे तब तक 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप फाइन पे कर देंगे। अगर आप इसके बाद भी आप नहीं फाइल करते हैं और डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आ गया, अगर नोटिस आ गया डिपार्टमेंट से, तो 50,000 रुपये पर डे, जिस दिन से नोटिस आया फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, वहाँ से जो है 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। ठीक। और अगर आपने कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, कोई भी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर डिपार्टमेंट को दे दिए इन सीबीसी में, ठीक, तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपीज़ का जो है वो पेनाल्टी लगेगा। तो ये थे पेनाल्टीज़ के सेक्शन, मास्टर फाइल पे 5 लाख और सीबीसी फाइल करने में ये पेनाल्टी जो है वो लगते हैं। ठीक। तो हम जो सीबीसी रिलेटेड जो भी सेक्शन 286 में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो नहीं छूटा है सीबीसी रिपोर्टिंग एज पर सेक्शन 286 में। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था कि 92D एक सेक्शन है। 92D सेक्शन देखने से पहले एक और सेक्शन का हमने इसमें तो थोड़ा सा जिक्र किया था, जो कि NJA है। जब मैंने आपको बताया था ना 3 केसेस में कि कब कब HUL जो है वो, जैसे एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम एक आपसे बात कर रहे थे नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया, तो उसको देख लेते हैं, नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया। फिर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ पेनाल्टीज है वो देख लेंगे, उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस है वो कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया वाले प्रोविजंस जो है वो। देखिए, एक सेक्शंस हैं जो कि 94A करके है, जिसमें आता है नोटिफाइड जुरिडिक्शनल जो है वो एरिया। ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये है NJA, इस शॉर्ट में जो है हम NJA बोलेंगे, जिसे हम नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, और एक कंट्री है जिसे हम NJA के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं। वो कंट्री होता है, NJA वो कंट्री होता है जो इंडिया के साथ कोई भी जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं कर रहा। ठीक है। इंडिया के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो क्या होता था इसमें, SSC क्या करते थे, इस बात का जो है वो फ़ायदा उठाते थे। अब क्या करते थे, यहाँ की जो मान लीजिए A लिमिटेड कंपनी है इंडिया की, ये क्या करता था, ये यहाँ इस बंदे को जो नॉन ज्यूरिडिक्शनल एरिया में किसी को भी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया अगर अपना इनकम, और उस इनकम को जो है वो एज अ लोन अपने कंपनी में फिर इन्वेस्ट करा सकता था। अब इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि लोन है, बट एक्चुअल में वो लोन होता नहीं था। वो एक तरफ से पैसा ट्रांसफ़र करता था और वहाँ की जो NJA में सपोज डैट कोई उसकी एसोसिएट एंटिटी है या फिर कोई भी एसोसिएट इंटरप्राइजेज है या अदर कोई भी कंपनी है, वो इसमें जो है वो पैसे लगा देते थे। ठीक। अब वो दिखाते थे एज अ लोन, और एज अ लोन दिखा के उस पर जो है वो इंटरेस्ट दिखाते थे कि मैंने जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे करते थे हाई रेट से। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट एक 94B में जो है इसी से रिलेटेड है, उसे भी हम देखेंगे। अब इंटरेस्ट पे करेंगे, इनका इनकम कम होगा, एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो टैक्स भी कम जाएगा। तो क्या होता था, जो भी NJA हैं, जो
इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, इस टाइप की जो कंपनी है, इस टाइप के जो कंट्री हैं उसे बोलते थे, उसे डिक्लेयर कर दिया जाता था नॉन नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया। ठीक, अब इसमें क्या होता था, अगर ऐसे कंट्री के साथ, ऐसे कंट्री के किसी भी एसोसिएट के साथ या किसी भी कंपनी के साथ आप अगर कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन्स को जो है वो मान लिया जाता था डीम्ड। ठीक है, उसे मान लिया था डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स मान लिए जाते थे। और जिस भी कंपनी के साथ, सपोज डेट सी लिमिटेड है, अगर एनजे में आप उसके साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उस कंपनी को जो है वो डीम्ड एसोसिएट इंटरप्राइजेस मान लिया जाता था, डीम्ड कर लेते थे, मतलब उसे मान लिया जाता था कि वो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, और वो एंटिटी जो फॉरेन की कंपनी है जो एनजे में फॉलो करता है, उसे हम मान लेते थे कि वो जो है डीम्ड एसोसिएट इंटरप्राइजेज है। अब जब डीम्ड एसोसिएट इंटरप्राइजेज आप मान लिए और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिए, तो इस पे क्या होता था, ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजन जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजन लगते ही किस पे हैं, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और एसोसिएट इंटरप्राइजेज के बीच में कोई भी एसोसिएट इंटरप्राइजेज के बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में जो है हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविज़न लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम मान ही लिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और एसोसिएट इंटरप्राइजेज़ के साथ हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम ट्रांजैक्शन प्राइसिंग का प्रोविज़न जो है वो अप्लाई कर देते थे। अब देखिए इसमें क्या होता था, अब हमने मान लिया कि डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिए और ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविज़न भी लगाएँगे। अब क्या होता है इस केस में, जैसे आपको अभी मैं बताता हूँ इसके बाद जस्ट क्या होता है, जब हम आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं ना, अगर किसी केस में मान लीजिए हम किसी एक मेथड से, जैसे कॉस्ट प्लस मेथड से आप आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहे हैं, और आपका जो है वो प्राइस जो है किसी एक मेथड से, जैसे आपने कॉस्ट प्लस मेथड से या फिर कप मेथड से जो आपने प्राइस निकाला, अगर आर्म लेंथ प्राइस ना एक से ज़्यादा आ गया, अगर मोर देन वन जो है वो वन से ज़्यादा आ गया, बट अप टू फाइव जो है, अप टू फाइव मतलब 5 या उससे कम, बट एक से ज़्यादा मोर देन वन और अप टू 5 तक जो है वो आपका आर्म लेंथ प्राइस आ गया। अब बोलेंगे कि एक मेथड से 5 आर्म लेंथ प्राइस कैसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम जो है एक कंपनी है ए लिमिटेड, उस उसकी एसोसिएट इंटरप्राइजेज है बी लिमिटेड, बट ए लिमिटेड सी के साथ भी ट्रांजेक्शन करता है, सी के साथ ट्रांजेक्शन करता है, कोई बायसनेस नहीं है, डी के साथ करता है, ई के साथ करता है, एफ के साथ करता है। तो ये जितने भी सी ई एफ के साथ जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उन सारे के लिए अलग अलग आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकते हैं, और जब भी आर्म लेंथ प्राइस हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो उतने आर्म लेंथ प्राइस आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 5 तक आर्म लेंथ प्राइस निकालते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अप टू 5, तो हमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो एक हमें कॉन्सेप्ट लगाना होता है अर्थमेटिक मीन करके। अगर अगर 5 से ज़्यादा अगर आ गए, सपोज डेट 5 से ज़्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गए, तो वहाँ पे लगता है रेंज कॉन्सेप्ट। ठीक, रेंज कॉन्सेप्ट। तो ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं, फिर वापस से हम आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे जो एनजे का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 5 प्राइस आ गया, 1 2 3 4 5, हमारे 5 जो है वो आर्म लेंथ प्राइस आ गए। जैसे मान लेते कुछ भी ले लीजिए, 160 155 150 और 170 और 180, ये जो है हमारे आर्म लेंथ प्राइस आ गए। अब हमें अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जब लगा रहे हैं, क्योंकि 5 आर्म लेंथ प्राइस ही है, अगर 5 से ज़्यादा होता तो रेंज कॉन्सेप्ट लगता है, बट क्योंकि 5 तक प्राइस ही है, तो हम जो है वो अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ पे 160 प्लस 155 प्लस 150 प्लस 170 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो देखते हैं कितना आ रहा है ये। 160 प्लस 155 प्लस 150 प्लस 170 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 5, ये आया आपका 163। ठीक है, इसे बोलते हैं एवरेज प्राइस। ठीक, एवरेज आर्म लेंथ प्राइस बोल लीजिए, ये हो गया आपका एवरेज आर्म लेंथ प्राइस। तो 163 हमारा आ गया एवरेज आर्म लेंथ प्राइस। अब मान लीजिए हमने जो है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया है, मतलब एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, एक्चुअल जो भी ट्रांजैक्शन किया है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज से, वो आगे वो उसे दिखा रखा है 150। ठीक है, 150। तो अब इस केस में हम क्या माने, आर्म लेंथ प्राइस को 150 माने या 163 माने? तो अर्थमेटिक मीन मेथड में बोलता है, अर्थमेटिक मीन मेथड बोलता है कि आप पहले देखो, आप एवरेज आर्म लेंथ प्राइस निकाले हो 163। ठीक है, आप क्या करो, आप जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस आपने लिया है ना, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 150, इसमें आप टॉलरेबल रेंज एक ऐड करो जो कि 3% का है। तो 150 में अगर हम 3% ऐड कर दें, तो ये 154.5 है। अब देखिए ये जो एवरेज प्राइस निकाला है, एवरेज आर्म लेंथ प्राइस, अगर ये उससे कम है, ठीक है, अगर ये उससे कम आता है 3% ऐड करने के बाद भी, तो जो है वो आर्म लेंथ प्राइस आप इसे ही मान लीजिए, यही जो है आर्म लेंथ प्राइस
बन जाएगा। बट मान लीजिए अगर जो है हम कहें एक्चुअल प्राइस हमारा था 160, ठीक है, 160 हमने जो है वो एक्चुअल प्राइस ले रखा था। अब उसमें अगर हम 3% का डिफरेंस ऐड करें, 3% का टॉलरेबल रेंज जो है वो ऐड करते हैं, तो हमारा बन जाता है 164.8 और हमारा एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आया था 163। तो इस केस में क्या होगा, आप एक्चुअल जो प्राइस था, ठीक है, क्योंकि ये 163 से ज़्यादा हो गया, 164.8 3% ऐड करने के बाद, तो अगर ज़्यादा हो गया तो जो भी हमारा एक्चुअल प्राइस था ना, इसे ही आप आर्म लेंथ प्राइस जो है, आप इसे ही आर्म लेंथ प्राइस जो है वो इसे ही आर्म लेंथ प्राइस 160 को कंसीडर कर लीजिए, यही आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर 3% टॉलरेबल रेंज ऐड करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस में अगर वो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस से कम है, तो आपको एवरेज आर्म लेंथ प्राइस को जो है आर्म लेंथ प्राइस मानना पड़ेगा। अगर एवरेज प्राइस जो आपने कैलकुलेट किया अर्थमेटिक मीन से, ठीक है, जो कि 163 है, और आपने एक्चुअल प्राइस 160 लिया था, उसमें 3% ऐड करने के बाद अगर एवरेज प्राइस से ज़्यादा आ जाता है, तो उस केस में आप 160 को ही आर्म लेंथ प्राइस मानेंगे, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट था, जो कि हमें पहले ही देखना चाहिए, बट हम क्वेश्चन के साथ ही सारे कॉन्सेप्ट जो है रिलेवेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बता दिए। आपका एक कॉन्सेप्ट बच जाता है जो इसमें रेंज कॉन्सेप्ट है। जब प्राइस अगर ये सपोज एट 6 होता, 179 7, मतलब 5 से ज़्यादा हो जाते तो वहाँ पे रेंज कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। रेंज कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए हम ये ऐसे निकालते हैं एवरेज आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। अब हम फिर वापस चलते हैं जो एनजे का जो पार्ट कर रहे थे, नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए बताया आपको। इस केस में क्या होता है ना, जब हम आर्म लेंथ प्राइस निकालते हैं, अब बोलेंगे आप यहाँ एक से ज़्यादा अगर मान लीजिए आ गया हमारा आर्म लेंथ प्राइस और 5 से कम है या 5 मान लीजिए 5 तक है, तो हम अर्थमेटिक मीन लगाते हैं। तो जब इस केस में हम आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे ना, तो वो जो 3% का हम टॉलरेबल रेंज ले रहे थे, वो एनजे के केस में नहीं मिलता। मतलब अगर आपका आपने एक्चुअल प्राइस जो दिखा रखा है 150 है, और आपका आर्म लेंथ एवरेज जो है वो प्राइस अगर आ रहा है, जैसे मान लीजिए एवरेज प्राइस उस केस में 163 था, ठीक है, 163 आया था हमारे एग्जांपल में, और आपने अगर 150 दिखाया है, तो हमारा जो है आर्म लेंथ प्राइस इसे ही मान लेंगे। सपोज डेट आपने एक्चुअल में दिखाया है 164, तो आपका जो है वो 164 जो है वो आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें टॉलरेबल रेंज का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक। तो जो भी इस केस में क्या होगा ना, जो भी आपका एवरेज प्राइस आएगा ना, उसे हम मान लेंगे आर्म लेंथ प्राइस, ठीक। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को तो आप भूल ही जाइए कि जब भी 150 से ज़्यादा आएगा, तो इसे हम पकड़ लेंगे आर्म लेंथ प्राइस, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेबल रेंज है ही नहीं। तो इस केस में टॉलरेबल रेंज का बेनिफिट नहीं मिलता एनजे वाले केस में। और बाकी इसमें एनजे के केस में और भी कुछ बातें हैं, मैं आपको बता देते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, जैसे आप एनजे से जो भी डिक्लेयर्ड एनजे हैं, वहाँ के किसी भी कंपनी से आप जब लोन लेते हो ना, तो उस लोन को सपोज डेट ए लिमिटेड ने लोन लिया, तो उस लोन को जो है वहाँ का इनकम मान लिया जाएगा। तो ये बोलोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर एक्चुअल में उसने लोन लिया हो तो क्या करेगा वो, तो भी हम उसे इनकम मान ले, तो बोलता है ठीक है, उस केस में हम इनकम नहीं मानेंगे। आप बता दो कि जो पैसा आप उससे लोन ले रहे हो, सपोज डेट 50 लाख रुपीज़ जो है आपसे उससे लोन ले रहे हो सी लिमिटेड से, तो बता दो कि सी लिमिटेड जो आपको 50 लाख रुपीज़ दिया उसका सोर्स क्या है, वो पैसा आया कहाँ से सी लिमिटेड के पास, बता दो। हम सिर्फ इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो है हम पूछ रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि एक हाथ से पैसा देते थे ये, दूसरे लोन फॉर्म में ले लेते थे। तो अगर आपने उसका सोर्स बता दिया कि उसको एक्चुअल में जो है इनकम हुआ है 50 लाख रुपए, वो हमने नहीं दिया था, यही जानना चाहती है डिपार्टमेंट। तो इसीलिए आपसे सोर्स पूछती है कि बताइए वो 50 लाख रुपीज़ कहाँ आया था सी लिमिटेड के पास जो आपको लोन दिया है। अगर वो सोर्स बता देते हो ना, तो इनकम नहीं मानी जाएगी। तो इस केस में जो है वो, अगर आप सोर्स बता दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने सोर्स नहीं बता पाया, तो जो है वो इनकम कंसिडर करेंगे, और ए लिमिटेड का इनकम का पार्ट मानेंगे, और इनकम इंक्रीज़ करके जो भी टैक्स लगना होगा वो लगेगा। और एनजे के केस में एक और बात है, जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड ने जो है, ए लिमिटेड अगर कुछ पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर पेमेंट कर रहा है जो कि एनजे डिक्लेयर्ड कंट्री है, उसमें किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, तो वहाँ पे जो है वो टीडीएस जो भी एज़ पर इंडियन टैक्स रेट टीडीएस बनता है, और 30%, दोनों में जो हायर रेट होगा ना, उस रेट से हम टीडीएस काटेंगे।
सपोज दैट TDS का रेट 10% करना चाहिए किसी ट्रांजेक्शन्स पे, हम बट 30% और 10%, हायर 30% है तो 30% जो है हम TDS उस पर काटेंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। NJ से रिलेटेड है। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक नवंबर 20 का जो है वो ये क्वेश्चन है। इसमें KBS लिमिटेड जो है ना वो गुड्स सोल्ड कर रहा है L लिमिटेड को। अब L लिमिटेड जिस कंट्री में है ना वो NJA डिक्लेयर्ड कंट्री है। ठीक है, यानी यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वक्सचेंज नहीं होता। अब यहाँ से क्योंकि L लिमिटेड है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अब इसे हम डिम्ड एसोसिएट इंटरप्राइजेज ना भी हो तो हम डिम्ड एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो है वो मान लेंगे, और ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो डिम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। अब दोनों जब डिम्ड कर लिए आप, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एसोसिएट इंटरप्राइजेस, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जो है वो लग जाएंगे। अब जब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस केस में हम आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। ठीक, अब देखिए आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे। ये जो सेल कर रहा है ना L लिमिटेड को, तो वो दिखाया 10.5 करोड़ रुपीज़। ठीक है, एफ ओ बी पे सेल कर रहा है इसे L लिमिटेड को। FOB क्या होता है, CIF को क्या होता है, हमने प्रीवियस पार्ट में जो है वो डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। आप वहाँ से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं FOB और CIF क्या होता है। अब देखिए, अब KVS लिमिटेड जो है वो अदर एंटिटी, एजे लिमिटेड जो कि न्यूयॉर्क की कंपनी है, यहाँ ये जो है NJ में नहीं आता। एक और कंपनी है KP जो कि लंदन में है, यहाँ पे भी ये भी जो दोनों कंपनियाँ हैं न्यूयॉर्क की और लंदन की, यहाँ पे NJ डिक्लेयर्ड कंट्री नहीं है। इनके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, और इनके साथ जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है वो CIF बेसिस पे। अब 11.5 करोड़ रुपए एजे को चार्ज किया है, और KBS ने, और जो भी ये सेल कर रहा है ना वो सेम आइडेंटिकल गुड्स जो L लिमिटेड को बेच रहा है वैसे ही जो एजे को बेच रहा है, वही गुड्स KP को दे रहा है। 12 करोड़ रुपीज़ में KP लंदन वाले को दे रहा है, और 11.5 करोड़ रुपीज़ में जो है वो एजे न्यूयॉर्क को दे रहा है। बस यहाँ पे NJ L लिमिटेड और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दोनों जो है CIF बेस पे हो रहा है और ये FOB बेस पे हो रहा है। तो ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा जो है वो KBS पे कर रहा है, बट जब L लिमिटेड को ये सेल कर रहा है तो फ्रेट और सॉरी इंश्योरेंस और फ्रेट का, हाँ इंश्योरेंस और फ्रेट का एक्सपेंसेस जो है वो KBS लिमिटेड नहीं बियर कर रहा है, वो अपना जो है वो L लिमिटेड ही बियर कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे तो इंश्योरेंस और फ्रेट के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर देंगे, क्योंकि हम इस प्राइस को कंसीडर करते हुए आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। अब यहाँ पे दो कंपनियां दी है तो दो आर्म लेंथ प्राइस निकलेगा, यानी एक से ज़्यादा है और पाँच से कम है यानी दो आर्म लेंथ प्राइस निकलेगा। तो उस पर हम रेंज कॉन्सेप्ट लगाएंगे या अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अभी बताया अगर एक से ज़्यादा और पाँच तक की आर्म लेंथ प्राइस है तो उस केस में अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वहाँ पे 3% का टॉलरेबल रेंज बेनिफिट भी नहीं देंगे, क्योंकि ये NJA का केस है। तो देखिए अब हम जैसे अगर हम निकालें इसका, और इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा जो लग रहा था 20 लाख रुपीज़ यानी 0.2 करोड़, तो हम इस लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो एजे लिमिटेड का जो हम निकालेंगे और एक KP के हिसाब से निकालेंगे। अब क्या हुआ, इसने जो प्राइस चार्ज किया मतलब 11.5 करोड़ रुपीज़ एजे से, और 12 करोड़ रुपीज़ जो है वो चार्ज किया KP लिमिटेड से। ठीक, बट इस जो इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा है वो लेस होगा। क्यों लेस होगा, हमने प्रीवियस पार्ट में बता रखा है, यानी 0.2 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ से हम लेस कर देंगे। ठीक, और भी देख लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट है। आफ्टर सेल सपोर्ट दे रहा है एजे लिमिटेड को और KP को। L लिमिटेड को तो सेल सपोर्ट दे ही नहीं रहा है, आफ्टर सेल सपोर्ट जैसे मान लीजिए कुछ जैसे वारंटी समझिए, वारंटी या फिर कोई भी सर्विसेज हो जो आफ्टर सेल सपोर्ट है उसका कॉस्ट जो है 14 लाख रुपीज़ है। तो ये तो इसमें तो इंक्लूड होगा, बस इसमें इंक्लूड होना भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 14 लाख रुपीज़ को यानी 0.14 करोड़ यहाँ से भी लेस करेंगे और यहाँ से भी लेस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से लेस कर देंगे तो हमारा जो है वो आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगा। ठीक, और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो हम निकाल देते हैं 11.5 माइनस 0.2 माइनस 0.14। ठीक, तो ये 11.16 करोड़ इसका आ गया, और 12 माइनस 0.2 माइनस 0.14 ये आ गया 11.66 करोड़ रुपीज़। तो दो आर्म लेंथ प्राइस आ गए। अब हम अर्थमेटिक मीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे और एवरेज आर्म लेंथ प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3% का टॉलरेबल रेंज बेनिफिट नहीं मिलता। NJA के केस में मैंने अभी आपको एग्जांपल जब बताया था तभी बता दिया था। 11.16 प्लस 11.66 हम एवरेज निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 11.41।
ठीक। तो क्वेश्चन में बोला था आप कंप्यूट करिए आर्म लेंथ प्राइस, तो हमने आर्म लेंथ प्राइस निकाल लिया 11.41। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जो भी अमाउंट है ऑफ द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज, अगर कोई भी इंक्रीज इफ एनी प्रॉफिट ऑफ द एसएससी कंपनी। एसएससी कंपनी मतलब केबीएस का क्या कुछ प्रॉफिट इंक्रीज भी होगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा। हम आर्म लेंथ प्राइस निकालते ही इसीलिए हैं कि आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल प्राइस जो उसने चार्ज किया है, एक्चुअल प्राइस कितना चार्ज किया है, जो कि 10.5 करोड़ है, उस 10.5 करोड़ और आर्म लेंथ प्राइस का जो डिफरेंस है उतने से केबीएस का इनकम जो है हम इंक्रीज कर देंगे। तो 11.41 माइनस 10.5 अगर आप करेंगे तो 0.91 करोड़ रुपीज़ से जो है इसका इनकम इंक्रीज कर दिया जाएगा केबीएस लिमिटेड का। तो ये था पूरा ये क्वेश्चन नवंबर 20 का। एनजे का कॉन्सेप्ट हो गया, सीबीसी का कॉन्सेप्ट हो गया, और भी हम देख लेते हैं पेनाल्टी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, मतलब ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कौन कौन से पेनाल्टी है। पेनाल्टी देखने से पहले हम 92D, जो अभी हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किए थे आपसे कि 92D जो डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, एक 92E करके है जो कि रिपोर्ट ऑफ सीए। देखिए एक सेक्शन है 92D करके, ठीक है, 92D। इसमें क्या है, क्या बोलता है ये सेक्शन कि आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन करना होता है। ठीक है, एज़ पर 92D सेक्शन यही बोलता है कि इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टीपी स्टडी रिपोर्ट। टीपी स्टडी रिपोर्ट एक होता है ना, टीपी ऑडिट होता है एक, जो कि सीए उस पर साइन करता है, टीपी ऑडिट। ठीक है, वो इसी केस में होता है जब भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस लगते हैं तो वहाँ पे एक टीपी रिपोर्ट होता है। उसी मानिए आप टीपी स्टडी रिपोर्ट, ये क्या होता है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ना वो 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा हो। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको जो है वो टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाना होगा। अब ये टीपी स्टडी रिपोर्ट को जो है हमें 8 साल तक जो है वो संभाल के रखना होता है, 8 ईयर तक जो है वो मेंटेन करना होता है। इसे कहीं फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है जब तक डिपार्टमेंट मांगता नहीं। आप सिर्फ मेंटेन करिए और अपने पास रखिए। डिपार्टमेंट आपसे मांगता है तो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो डिपार्टमेंट को आप फर्निश करिए। ठीक है, ये टीपी स्टडी रिपोर्ट। ठीक, अब अगर नहीं फर्निश करते हैं तो पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी हम एक ही साथ देख लेंगे सारा पेनल्टी क्या क्या है। पेनल्टी तब भी लगेगा आप 92D के हिसाब से अगर इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए। कितना लगेगा अभी हम देखते हैं पेनल्टी वाले सेक्शन में। उससे पहले जो है हम देख लेते हैं एक सेक्शन होता है 92E करके, जिसमें क्या होता है, इसमें जो है एक सीए से जो है वो रिपोर्ट जाती है जो 3CEB करके है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपये का भी अगर ट्रांजैक्शन कर दिया ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे तो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करिए। बट एज़ पर सेक्शन 92E क्या बोलता है कि आपने 1 रुपये का भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रखा है ना, तो सीए से जो है हमें रिपोर्ट साइन करा के दीजिए। रिपोर्ट साइन करानी होती है, उसमें एक फॉर्म जाता है 3CEB करके फॉर्म जाता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। जैसे मास्टर फाइल के 2 पार्ट थे। पार्ट ए में जो है वो ओपिनियन जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट के जो ओपिनियन होते हैं वो जाते हैं। और पार्ट बी में जो है वो जितने भी कितने एसोसिएट एंटिटी हैं, आर्म लेंथ प्राइस क्या है, कितने इनकम हमने इंक्रीज की है, मतलब कौन कौन से जो है एसोसिएट एंटिटी है, आर्म लेंथ प्राइस क्या निकला था, एक्चुअल प्राइस आपने क्या चार्ज कर रखा था, फिर एक्चुअल प्राइस आर्म लेंथ प्राइस के डिफरेंसेस हमें इनकम में इंक्रीज करने होते हैं। अभी हम इससे पहले एग्जाम्पल में वही किए हैं, तो वो कितना है, कितना हमने एडजस्ट किया इनकम, वो सारे चीज़ें जो है उसमें पार्ट बी में जाता है। तो ये भी आपको जो है वो फाइल करना होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के केस में। अब फाइल कब तक करना होता है, देखिए जैसे हम जानते हैं कि इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में हमारा रिटर्न ऑफ ड्यू डेट कब होता है, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो जैसे मान लीजिए 30 नवंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक हमें जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करना होता है। तो यहाँ से जो है वो 1 मंथ, यहाँ से जो है वो 1 मंथ पहले तक जो है वो क्या करिए आप, ये जो 3CEB है जो कि सीए का रिपोर्ट है, इसे फाइल करना होता है। अगर ये भी नहीं आप फाइल करते तो इस केस में भी जो है वो पेनल्टी है। पेनल्टी हम एक ही साथ सारा देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या जो है वो पेनल्टी है। ठीक है, तो 92D भी हो गया, 92E भी से देखिए पेनाल्टी जो है वो पेनाल्टी देख लेते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर में जितने भी पेनाल्टी है वो देख लेते हैं। इससे पहले हमने सारे पेनाल्टी जो है वो देख ही रखा है।
जो कि सीबीसी में क्या पेनाल्टी था, फिर मास्टर फाइल नहीं फाइल करने पे क्या पेनाल्टी था। ऐसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर्स में जो पेनाल्टी है वो देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था ना कि 92D और 92E के केस में, तो इस पे भी पेनाल्टी लगते हैं अगर आपने नहीं मेंटेन किया है। जैसे देखिए, अगर तीन चीज़ें हैं, आप ऐसे याद रखिए, अगर आप फेल हो जाते हैं ये तीन चीज़ करने में, क्या क्या, एक तो 92D, जो कि हमें लोकल फाइल, याद करिए लोकल फाइल बताए थे, जो अभी बताया था जस्ट पहले थोड़ा सा, जो 92D में हमें इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं 8 साल तक, वो अगर आपने नहीं मेंटेन किया, प्लस मेंटेन अगर मान लीजिए आपने किया, ठीक है, मेंटेन तो किया बट फर्निश नहीं किया। फर्निश किसको, अगर आपसे जो है वो असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट को मांग रहा है तो आपने उसे फर्निश नहीं किया, या फिर फेल हो जा रहे हैं आप कोई टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने से आप फेल हो जा रहे हैं, तो इस तीनों केस में जो है वो 2% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का जो है वो पेनाल्टी लगा दिया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप अगर फेल हो जाते हैं 92E सेक्शन को कंप्लाई करने में, जिसमें सीए रिपोर्ट जाता है, तो वहाँ पे जो कि 3CEB की बात किया था हमने, तो उस केस में जो है आपको 1 लाख रुपीज़ का जो है वो पेनाल्टी लग जाएगा, ठीक। और आप अगर कोई भी, अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम जो आर्म लेंथ प्राइस डिपार्टमेंट हमारा निकाल दिया और जो हम एक्चुअल प्राइस चार्ज करते हैं उसमें जो डिफरेंसेज आता है, सपोज डेट 100 का डिफरेंसेज आया, आर्म लेंथ प्राइस हमारा 300 आया था, हमने एक्चुअल प्राइस 200 दिखा रखा था ट्रांजेक्शन में, तो 100 से हमारा इनकम इंक्रीज होगा। इस अंडर स्टेटेड इनकम को जो है हमने एडजस्ट नहीं किया और अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया, तो इस केस में इस अंडर स्टेटेड इनकम को हम डिम्ड मिस अप्रोप्रिएशन, डिम्ड मिस रिपोर्टिंग मानते हैं, मतलब डिम्ड मिस रिपोर्टिंग मानते हैं। और इस केस में क्या होता है, 200% जो है 200% ऑफ टैक्स लगाते हैं। याद रखिए, यहाँ 200% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू है, यहाँ पे 200% ऑफ टैक्स है। कौन सा टैक्स, जो 100 पे लगेगा, जो भी इंक्रीज्ड इनकम होगा, जो अंडर, अगर हम बात करें तो जो भी अंडर स्टेटेड इनकम आपने दिखाया है, तो अंडर स्टेटेड इनकम कितने से था, 100 से, तो 100 पे 200% टैक्स लगेगा आपका यहाँ पे। तो ये थे पेनाल्टी। पेनाल्टी के साथ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं पेनाल्टी का। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक असेसिंग ऑफिसर है जिसने वेरीफाई किया कि ट्रांजेक्शन जो है वो 300 लैक्स का उसने दिखा रखा है फॉर रिलेवेंट ईयर, उसे जो है वो नोटिस किया, कंपनी फेल टू मेंटेन द रिक्विजिस्ट रिकॉर्ड। असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस किया कि जो भी रिक्विजिस्ट रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने चाहिए थे, याद करिए सेक्शन 92D, अभी जस्ट बताया आपको थोड़े टाइम पहले, 92D, जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, वो रिक्विजिस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया और ना ही ऑब्टेन किया है रिपोर्ट फ्रॉम सीए। सीए के रिपोर्ट कौन से सेक्शन थे, 92C, जो कि हमें सीए से रिपोर्ट लेने होते हैं ना, वो भी नहीं लिया इसने। और एडजस्टेड इट्स इनकम बाय मेकिंग एन एडिशन ऑफ 30 लाख। अब एओ ने क्या किया, एओ ने जो है इसका इनकम एडजस्ट किया। इनकम एडजस्ट किया मतलब क्या, एओ ने जो है जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ उसे बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाया नहीं, तो बाद में एओ ने जो है उसे बढ़ाया, ठीक है। तो जब एओ यहाँ पे बढ़ाएगा उसके इनकम को, उसने अपने रिटर्न में नहीं दिखाया था, तो याद करिए कितना पेनाल्टी लगता था, 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो है वो पेनाल्टी लगेगा यहाँ पे। और जब आप 92D यानी ये रिक्विजिस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे 2% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू की पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। आपने सीए से नहीं ऑब्टेन किया तो यहाँ पे ₹1 लाख की पेनाल्टी लगेगी, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो यही इस क्वेश्चन में पेनाल्टी के बारे में पूछ रहा है। तो लेवी वेरियस पेनाल्टी एक्स लिमिटेड, सीक योर एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देगा कि भैया आपने रिक्विजिट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू पेनाल्टी लगा देंगे। एओ ने इनकम बाद में बढ़ा रहा है क्योंकि आप खुद अपना इनकम जो है वो कंसीडर, बढ़े हुए इनकम को कंसीडर नहीं किए आप अपने रिटर्न भरते टाइम। तो क्या होगा, इस इनकम को जब एओ कंसीडर करेगा ना, तो एओ जब कंसीडर करेगा तो 200% ऑफ टैक्स, ये याद देखिए, उस पर पेनाल्टी लगाएगा। फिर जो है आपने सीए वाला रिपोर्ट भी नहीं लिया है तो उस पर 1 लाख रुपये का पेनाल्टी था, वो 1 लाख रुपये का पेनाल्टी उस पर लग जाएगा। तो ये था हमारा पूरा 3 कॉन्सेप्ट, जो कि सीबीसी मास्टर फाइल, एनजे, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट और ये पेनाल्टी, इतने सारे हमने प्रोविज़न जो है कर लिए। अब हमारे पास बचा क्या क्या है देखिए,
हम जो है 94A कर चुके हैं, एनजेए से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे वो कर लिया। एक हमारा 94B बचता है, यहाँ पे जो है हम सीबीसी 286 सीबीसी कर लिए, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस हमने कर ही लिया है, सिर्फ 2 मेथड बाकी है। अगर मोर देन 1 आर्म लेंथ प्राइस हो तो क्या होगा वो हमने कर लिया, ठीक है। सेक्शन 92, ये कंप्यूटेशन से रिलेटेड सारे सेक्शन 92C है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस बाई एओ हमने पहले भी बता रखा है कि अगर एओ कब कब जो है वो आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करता है, फिर भी मैं इसको एक बार और बता दूंगा। और उसके अफेक्ट क्या होंगे, ये अफेक्ट तो हमने पहले ही बता रखा है कि 10A का जो है वो डिडक्शन नहीं मिलता, 80 चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता बढ़े हुए इनकम के अगेंस्ट में, तो वही जो है उसके अफेक्ट होते हैं। 80C से 80U तक के डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, 10A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10A क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस बाई एओ कब कब करता है, इसके 3 केस हैं, लगे हाथ हम इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आर्म लेंथ प्राइस कब कब एओ, अगर एसएससी ने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड नहीं अडॉप्ट किया तो उस केस में जो है एओ डिटरमाइन करेगा आर्म लेंथ प्राइस। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थे जो कि लगता है कि असेसिंग ऑफिसर को आपने गलत दिए हैं, उस केस में जो है असेसिंग ऑफिसर आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। आपसे नहीं निकल पा रहा आर्म लेंथ प्राइस, तो एओ जो है वहाँ पे आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। फिर भी हम इसको एक बार और देख लेंगे, इसको भी छोड़ते हैं। सेफ हार्बर रूल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर एपीए का कॉन्सेप्ट हमने देख ही लिया है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 92CC में, ठीक है। ये देख लिया हमने एपीए का कॉन्सेप्ट पूरा। फिर उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स के, याद करिए। वो जो रोल बैक, फिर एपीए का कॉन्सेप्ट 5 साल के लिए, वो सारे जितने भी, कब तक हमें फाइल करना होता है असेसमेंट, कब तक असेसमेंट कंप्लीट करना होता है, मॉडिफाइड रिटर्न कब तक फाइल करना होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वीडियो में इसको देखा था। तो अब हमारे बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सेफ हार्बर रूल, जो कि 4 लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। 92D भी हमने कर लिया, 92D डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, 92E कर लिया, रिपोर्ट ऑफ सीए 3CEB में जो फॉर्म जाता है, ठीक है। अब एक सेक्शन बचता है 93 ट्रांसफर ऑफ इनकम टू नॉन रेसिडेंट, और एक 94B बचता है। और प्लस हम और भी क्वेश्चन करेंगे जो कि हम याद करिए आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट जब हमने बताया था, सेकेंडरी एडजस्टमेंट 92CE में, जिसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बता रखा है, बट इस पर फिर लौट के आएंगे और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से और भी क्लैरिटी होगी। अब एक कॉन्सेप्ट बच जाता है 94B और 93, और बाकी 2 मेथड बच जाते हैं आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूटेशन के, जो कि प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और एक और मेथड जो है वो बच जाता है। उन दोनों मेथड को हम कर लेंगे, और ये 2 सेक्शंस भी कर लेंगे, और बाकी और भी जितने क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो अब हमारा 1-2 पार्ट में जो खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाएगा। थैंक यू।